मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। और अपना जो चैप्टर नंबर 6 चल रहा था उसमें पार्ट नंबर 3 अपना पिछली क्लास में हो गया था। आज अपना पार्ट नंबर 4 चलेगा और अपना जो चैप्टर का नाम है वो है विद्युत परिपथ। और अपना जो लास्ट जो अपना टॉपिक था वो था विभवमापी। ठीक है, तो विभवमापी के लिए आपने विभव प्रवणता कैलकुलेट कर ली थी। आज अपना जो विभवमापी है, ठीक है, उस विभवमापी का महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या हैं, उन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज डिस्कस करेंगे। तो आज रहेंगे महत्वपूर्ण बिंदु या तथ्य। तो स्टार लगा के नीचे हेडिंग डालो, महत्वपूर्ण तथ्य। तो इसमें इस प्रकार से अपनी विभवमापी का मैं परिपथ चित्र बना रहा हूं। संचायक सेल, यहाँ कुंजी के, और यहाँ पर श्रेणी क्रम में हम एक धारा नियंत्रक, इसको RH से लेते हैं, वो लगा देते हैं। और यहाँ पर बिंदु अपना A और इसके मध्य में एक विभवमापी तार A और C के मध्य। और इस विभवमापी के धन सिरे से आप एक द्वितीयक सेल लेते हो E1 और इससे आप एक गैल्वेनोमीटर लगा देते हो इसके माइनस सिरे से, और इससे आप एक विसर्पी जोकी को संयोजित कर देते हो बिंदु B। तो ये वाली जो आपकी लेंथ है वो है L। इस प्रकार से आप एक क्या विभवमापी का परिपथ चित्र बना लेते हो। ठीक है, तो इसमें ये आपकी विसर्पी जोकी है बिंदु B पर। तो यहाँ पर मैं एक बार यहाँ पर आपकी संतुलन लंबाई आती है, तो इस संतुलन लंबाई से पहले L1 दूरी, ये दूरी आपकी L1 है और ये आपका बिंदु B1 है। ठीक है, इसके बाद एक बार इससे मैं दूर, यानी ये वाली जो लंबाई है वो आपकी है L2 और ये बिंदु है B2। तो आपका जो B1 है वो आपका है L1। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर आपका जो लंबाई AB1 है, ठीक है, ये आपकी लेस देन होगी E। जो लंबाई आपने AB1 ली है जिसको L1 से ले रहे हो, तो AB1 लेस देन क्या होगी, इस E से, समझ गए, सॉरी इस से। अब दूसरा, यानी इस जो आपका संचायक सेल आपने लिया है, ठीक है, इसके विद्युत वाहक बल से ये लंबाई क्या आएगी, कम आएगी। ठीक है, यदि यहाँ पर लंबाई आप ये ले रहे हो तो इस कंडीशन में जो आपकी धारा प्रवाह होगी वो AB1 G और अपनी A इस ऐसी दिशा में, यानी दक्षिणावर्त अपनी क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। और यदि आप AB2 इक्वल टू क्या लेते हो, L2, या आपकी AB2 और इक्वल टू क्या है, L2, तो आपकी AB2 ग्रेटर देन क्या होगी, E। तो इस कंडीशन में जो आपकी धारा प्रवाहित होती है वो होती है आपकी वामावर्त, यानी A यहाँ से फिर G में जाएगी और G से यहाँ B2 में और B2 से A में, इस प्रकार से प्रवाहित होगी धारा। समझ गए? तो इसका मतलब है ये जो आपकी धारा होगी वो होगी वामावर्त। तो सबसे पहले ये आप डायग्राम बना लो जल्दी से।
तो डायग्राम बना लिया आपने महत्वपूर्ण तथ्य में। तो पहला महत्वपूर्ण तथ्य लिखो इसका, नंबर एक देखो, यदि दिए गए परिपथ में बिंदु B पर शून्य विक्षेप प्राप्त हो, बिंदु B पर शून्य विक्षेप प्राप्त हो तथा विसर्पी जोकी को B1 बिंदु पर रखा जाए तो B1 बिंदु पर रखा जाए तो B1 बिंदु पर रखा जाए तो AB1 इक्वल टू L1, AB1 इक्वल टू L1 होगा, AB1 इक्वल टू L1 होगा। अतः इस स्थिति में AB1 लेस देन E, अतः इस स्थिति में AB1 लेस देन E तथा धारा की दिशा A B1 G E1 A तथा धारा की दिशा A B1 G E1 A की ओर दक्षिणावर्त होगी। धारा की दिशा A B1 G E1 A की ओर दक्षिणावर्त होगी। तो ये इसका पहला महत्वपूर्ण बिंदु है। समझ गए होंगे आप कि यह आपका विद्युत परिपथ है, तो यहाँ बिंदु B के ऊपर आपकी यदि संतुलन लंबाई आती है, ठीक है, तो इस विसर्पी जोकी को मैं यदि बिंदु B1 पर रखता हूं, ठीक है, तो आपकी ये जो लंबाई है AB1 इक्वल टू क्या, L1 होगी। तो इस स्थिति में आपका AB1 लेस देन क्या होगा, E, और जो धारा की दिशा होगी वो किधर हो जाएगी, A B1 G E1 और A की ओर, यानी दक्षिणावर्त हो जाएगी। समझ गए इस स्थिति में। अब नंबर 2 दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य, दूसरा लिखो, यदि विसर्पी जोकी को B2 बिंदु पर, ये वाला B2 बिंदु पर, यदि विसर्पी जोकी को B2 बिंदु पर रखा जाए तो AB2 इक्वल टू L2, AB2 इक्वल टू L2 होगा। अतः इस स्थिति में AB2 ग्रेटर देन E, AB2 ग्रेटर देन E तथा धारा की दिशा A E1 B2 A तथा धारा की दिशा A E1 B2 A
की ओर वामावर्त होगी, की ओर वामावर्त होगी। तो ये इसके दो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वामावर्त होगी। तो इसमें धारा की दिशा देखनी है, समझ गए। यदि आप संतुलन लंबाई बी पर आती है, यानी आपका धारामापी में शून्य विक्षेप कहां पर आता है, बी पर आता है, और आप विसर्पी जोखी को कहां रख देते हो, इससे पहले, बी से पहले, यानी B1 पे रख देते हो। तो इस कंडीशन में जो आपकी ये लंबाई होगी L1, ठीक है, वो आपका प्राथमिक सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होगी, कम होगी, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो धारा प्रवाहित होती है वो मैंने बताया दक्षिणावर्त, यानी AB1 GE1 और A की ओर होगी। और यदि आप इस विसर्पी जोखी को यहां संतुलन लंबाई के आगे, ठीक है, बिंदु B2 पर रख देते हो, तो इस कंडीशन में अपना AB2 इक्वल टू क्या होगा, L2 होगा। और इस स्थिति के लिए अपना जो AB2 है वो ग्रेटर देन क्या होगा, अपना E, ठीक है। और जो धारा की दिशा होगी वो कौन सी हो जाएगी, अब उल्टी हो जाएगी, यानी AE1 B2 A की ओर वामावर्त हो जाएगी, समझ गए। तो ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है अपने विभवमापी के, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी में विभवमापी की सीमाएं या सावधानियां, अगला पॉइंट इसी में डाल लो, विभवमापी की सीमाएं या सावधानियां। तो आपको ये एक्सपेरिमेंट करते समय क्या क्या सावधानी रखनी है, ठीक है। तो पॉइंट डालो, विभवमापी की सीमाएं या सावधानियां, पॉइंट डालो, विभवमापी की सीमाएं और सावधानियां। तो इसमें देखो, नंबर 1 सावधानी अपनी क्या है, अपना जो विभवमापी है, तो इस विभवमापी के प्राथमिक सेल ये ऊपर वाला है संचायक सेल, इस संचायक सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ, अपना द्वितीयक परिपथ नीचे वाला है, तो द्वितीयक परिपथ में संयोजित सेल के विद्युत वाहक बल से क्या होना चाहिए, ज्यादा, यानी इसके विद्युत वाहक बल से इसका विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो आपका धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त नहीं होगा। तो हमेशा आपको ये सावधानी रखनी है, ये आपका जो प्राथमिक सेल है, ठीक है, इसका विद्युत वाहक बल ज्यादा होना चाहिए, और अपने द्वितीयक परिपथ में जो आप सेल ले रहे हो, ठीक है, उसका आपका विद्युत वाहक बल क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, तभी आपको विभवमापी में क्या मिलेगी, शून्य विक्षेप मिलेगा, ठीक है। ये नंबर 1 सावधानी है अपनी। नंबर 2 सावधानी आपको क्या रखनी है, जो आप इस विभवमापी में जितने भी आप सेल क्या कर रहे हो, संयोजित कर रहे हो, उन सभी सेलों का धन सिरा विभवमापी के दंत सिरे से क्या होना चाहिए, संयोजित होने चाहिए, ठीक है। जितने भी, जैसे आपने एक सेल ऊपर लिया और एक नीचे, तो सभी सेलों का धन सिरा विभवमापी के धन सिरे से क्या होना चाहिए, संयोजित होना चाहिए। तो ये आपको दूसरी सावधानी रखनी है, ठीक है। आगे अपने ये विभवमापी के तार पर जो आप विसर्पी जोखी लेते हो, ठीक है, तो विभवमापी के तार पर इस विसर्पी जोखी को दबाकर नहीं खिसकाना चाहिए। इससे क्या हो जाता है, इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, जिससे अपने इस विभवमापी की विभव प्रवणता में क्या आती है, वो परिवर्तन आता है, यानी अक्ष के मान में क्या जाएगा, परिवर्तन आएगा, ठीक है। और नंबर 4 सावधानी आपको क्या रखनी है, इस विभवमापी में अधिक समय तक आपको क्या नहीं करनी है, धारा प्रवाहित नहीं करनी है। यदि आप अधिक समय तक इसमें क्या करते हो, धारा प्रवाहित करते हो, तो ये अपने विभवमापी का तार क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, जिससे इसकी प्रतिरोधकता में क्या आएगी, परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो ये भी आपको, यानी अधिक समय तक धारा प्रवाहित नहीं करनी है आपको, और विसर्पी जोखी को दबाकर नहीं खिसकाना है, हल्के हाथ से खिसकाना चाहिए, ठीक है। तो ये सावधानियां हैं किसकी, विभवमापी की। तो नंबर 1 लिखो आप, पहली सावधानी लिख लो, नंबर 1, विभवमापी परिपथ में प्राथमिक सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में संयोजित
परिपथ, द्वितीयक परिपथ में संयोजित, द्वितीयक परिपथ में संयोजित सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, अन्यथा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी, शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। नंबर 2, दूसरी सावधानी लिखो, नंबर 2 करके लिखो। देखो, विभवमापी परिपथ में, विभवमापी परिपथ में, विभवमापी परिपथ में, परिपथ में संयोजित, विभवमापी परिपथ में संयोजित सभी सेलों के धन सिरे, विभवमापी परिपथ में संयोजित सभी सेलों के धन सिरे सभी सेलों के धन सिरे विभवमापी के धन सिरे से, विभवमापी के धन सिरे से संयोजित होने चाहिए, विभवमापी के धन सिरे से संयोजित होने चाहिए। तो ये अपना दूसरी सावधानी है। नंबर 3, विभवमापी तार पर, विभवमापी तार पर, विभवमापी तार पर विसर्पी जोकी को, विसर्पी जोकी को दबाकर नहीं खिसकाना चाहिए, दबाकर नहीं खिसकाना चाहिए, दबाकर नहीं खिसकाना चाहिए। इससे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इससे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित होने के कारण, इससे तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल परिवर्तित होने के कारण विभव प्रवणता परिवर्तित होती है, विभव प्रवणता परिवर्तित होती है, विभव प्रवणता परिवर्तित होती है। तो ये नंबर 3 सावधानी हो गई अपनी। और नंबर 4 सावधानी लिखो आप, नंबर 4 लगा के लिखो, लिखो भाई, विभवमापी, विभवमापी परिपथ में, विभवमापी परिपथ में अधिक समय तक, विभवमापी परिपथ में अधिक समय तक विद्युत धारा, अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अधिक समय तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। इससे तार गर्म होने के कारण, इससे तार गर्म होने के कारण प्रतिरोधकता परिवर्तित होती है, इससे तार गर्म होने के कारण प्रतिरोधकता परिवर्तित होती है, प्रतिरोधकता परिवर्तित होती है। तो इस प्रकार से ये अपनी क्या हो जाती हैं, विभवमापी की सावधानियां। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट
जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अपना विभवमापी का मानकीकरण। अगला जो टॉपिक है वो है विभवमापी का मानकीकरण। विभवमापी का मानकीकरण। तो टॉपिक आपने डाल लिया विभवमापी का मानकीकरण। तो विभवमापी का मानकीकरण क्या होता है, ठीक है, ये सबसे पहले आपको समझना है, ठीक है। तो जो आपका विभवमापी का तार आता है, ये विभवमापी का तार है, ठीक है। तो इसकी प्रवणता का यथार्थता से जो मापन करने की जो प्रक्रिया होती है, ठीक है, विभवमापी के तार के विभव प्रवणता की यथार्थता से मापन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवमापी का मानकीकरण बोलते हैं, ठीक है। यानी इस तार के जो विभव प्रवणता अक्ष आई थी उस अक्ष का यथार्थता से मापन करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को आप क्या बोलते हो, इसका मानकीकरण बोलते हो, ठीक है। तो सबसे पहले आप इसकी डेफिनेशन लिख लो, लिखना स्टार्ट करो भाई। लिखो विभवमापी की तार की विभव प्रवणता, विभवमापी तार की विभव प्रवणता, विभवमापी तार की विभव प्रवणता के यथार्थ प्रवणता के यथार्थ मापन की प्रक्रिया को, यथार्थ मापन की प्रक्रिया को विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं, विभवमापी का मानकीकरण कहते हैं। अब देखो जो विभवमापी की जो विभव प्रवणता होती है अक्ष, विभवमापी की विभव प्रवणता जो ली थी आपने अक्ष, वो अपने इस प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, अपने धारा नियंत्रक के प्रतिरोध और परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। ये किस किस पर निर्भर करती है, इस सेल के आंतरिक प्रतिरोध RH जो धारा नियंत्रक आपने लिया है इसके प्रतिरोध और परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। और इन प्रतिरोधों का आप यथार्थ रूप से मापन नहीं कर सकते, ठीक है, यथार्थ रूप से इनका माप लेना क्या है, असंभव है। इसलिए जो आपकी विभव प्रवणता होती है उसको आप अप्रत्यक्ष विधि से क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। विभव प्रवणता किससे करोगे, अप्रत्यक्ष विधि से आप ज्ञात करोगे। तो नीचे लिखो, आप लाइन चेंज करके लिखो, देखो विभवमापी की विभव प्रवणता, विभवमापी की विभव प्रवणता प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध, प्राथमिक सेल के आंतरिक प्रतिरोध, फिर कोमा धारा नियंत्रक के प्रतिरोध, धारा नियंत्रक के प्रतिरोध व परिपथ के प्रतिरोध, व परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है, परिपथ के प्रतिरोध पर
निर्भर करती है, परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर करती है, जिनका यथार्थ मान ज्ञात करना असंभव है, जिनका यथार्थ मान ज्ञात करना असंभव है। यथार्थ मान ज्ञात करना असंभव है। अतः विभव प्रवणता अप्रत्यक्ष विधि, कौन सी विधि? अप्रत्यक्ष विधि। विभव प्रवणता अप्रत्यक्ष विधि से ज्ञात करते हैं। अब देखो कौन सी अप्रत्यक्ष विधि है, तो इधर ये अपना डायग्राम बनाना है इसी प्रकार। ये लंबाई आपकी L नोट और सेल का विद्युत वाहक बल E नोट, ठीक है। ये कोई आपका मानक सेल है, मानक सेल। तो सबसे पहले ये डायग्राम बनाओ, आप डायग्राम बना लो जल्दी से। डायग्राम बना लो आप। तो बना लिया होगा डायग्राम आपने। अब देखो ये अपना डायग्राम है। तो विभवमापी के मानकीकरण के लिए
आप क्या करते हो, इस विभवमापी का जो परिपथ है, इस विभवमापी के जो द्वितीयक परिपथ, ये अपना द्वितीयक परिपथ है, द्वितीयक परिपथ, और ये आपका प्राथमिक परिपथ है, प्राथमिक परिपथ। तो विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल, ये आपका एक मानक सेल है, तो मानक सेल संयोजित करते हैं, यानी मानक सेल का मतलब है एक ऐसा सेल होता है ये, ठीक है, जिसकी लंबे समय तक विद्युत वाहक बल परिवर्तित नहीं होता है। मानक सेल कैसा होता है, जिसका लंबे समय तक विद्युत वाहक बल परिवर्तित नहीं होता है। जैसे आपका कैडमियम सेल और जो डेनियल सेल होते हैं वो मानक सेल होते हैं। कौन कौन से, कैडमियम सेल जिसकी वोल्टता आती है 1.0186 वोल्ट, ठीक है। दूसरा अपना डेनियल सेल, डेनियल सेल ये भी आपका मानक सेल होता है और जिसकी वोल्टता आती है 1.08 वोल्ट, ठीक है। तो ये दोनों आपके मानक सेल है। तो इन मानक ऐसे मानक सेलों को यहाँ पर क्या करते हैं, हम संयोजित करते हैं, किसके लिए, विभवमापी के मानकीकरण के लिए। तो लिखो, इसमें नीचे लिखो आप डायग्राम के, देखो विभवमापी के मानकीकरण के लिए, विभवमापी के मानकीकरण के लिए, मानकीकरण के लिए विभवमापी के मानकीकरण के लिए विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में, विभवमापी के द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल, द्वितीयक परिपथ में एक मानक सेल संयोजित करते हैं, एक मानक सेल संयोजित करते हैं, एक मानक सेल संयोजित करते हैं। ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल, जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत होता है, ऐसा सेल जिसका विद्युत वाहक बल लंबे समय तक नियत होता है, नियत होता है। जैसे कैडमियम सेल, और इसकी वोल्टता लिख लो, ये जैसे कैडमियम सेल और डेनियल सेल, दोनों लिख लो, कैडमियम सेल और डेनियल सेल। तो ये आपके दोनों क्या है, मानक सेल है। तो जैसे लिख लिया आपने, अब ये आपने मानक सेल इसमें संयोजित कर दिया, ठीक है। इसके बाद अपना ये परिपथ क्या हो गया, संयोजित हो गया। इसके बाद आप कुंजी के को लगाते हो, ठीक है। कुंजी के को लगाने पर परिपथ में विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, और इस विभवमापी तार में क्या होता है, विभव पतन होने लग जाता है, ठीक है। इसके बाद आप विसर्पी जोकी को ऐसे स्थान पे रखते हैं जहां पर अपने धारामापी में क्या आ जाए, शून्य विक्षेप आ जाए। तो वो शून्य विक्षेप मान लो L0 लंबाई के ऊपर आ गया, L0 लंबाई पे अपना क्या आ गया, शून्य विक्षेप आ गया। तो इस लंबाई के लिए अपना इसका जो विभव पतन है या इसका सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो इसके बराबर होगा। इस लंबाई के लिए इस सेल का विद्युत वाहक बल इसके क्या होगा, बराबर, यानी आपका E0 इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L0, ठीक है। तो जब आप प्रोपोर्शनल साइन को आप हटाओगे तो यहां पर क्या जाएगा, समानुपाती नियतांक अक्ष, और ये L0 अक्ष आपको पता है क्या है, विभव प्रवणता है। तो अक्ष इक्वल टू अपना क्या जाता है, E0 अपॉन L0, यह आपकी विभव प्रवणता आ जाती है इससे।
समझ गए? तो नीचे लिखो, आप नीचे लिखो, तो जब कुंजी को लगाया जाता है, जब कुंजी को लगाया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा, तो परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, विद्युत धारा के प्रवाह के कारण, परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण तार में विभव पतन होता है, तार में विभव पतन होता है। अब विसर्पी जोकी को, अब विसर्पी जोकी को विभवमापी तार पर रखकर, अब विसर्पी जोकी को विभवमापी तार पर रखकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं, विभवमापी तार पर रखकर ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं जिसके लिए धारामापी, जिसके लिए धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो, जिसके लिए धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो, शून्य विक्षेप प्राप्त हो। यदि यह L0, L0 या L0 लंबाई पर प्राप्त हो, तो यदि यह L0 लंबाई पर प्राप्त हो तो इस लंबाई पर विभव पतन, इस लंबाई पर विभव पतन, इस लंबाई पर विभव पतन सेल के विद्युत वाहक बल, सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस लंबाई पर विभव पतन सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। अर्थात क्या लिखोगे? अर्थात ई नॉट इज प्रोपोर्शनल एल नॉट। ठीक है, तो प्रोपोर्शनल साइन को यहां से हटाओगे तो आपका समानुपाती नियतांक आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर ई नॉट इक्वल टू अक्स एल नॉट हो जाएगा और अक्स अपनी क्या है? अक्स अपना क्या है? विभव प्रवणता, विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता अक्स इक्वल टू क्या हो जाता है? एल नॉट, सॉरी ई नॉट अपॉन एल नॉट। तो ये आपकी विभव प्रवणता आ जाती है। जल्दी कर लो ये। हो गया यहां तक। अब देखो नीचे आप लिखना है कि आप इस विभवमापी का जब क्या करते हो, विभवमापी का मानकीकरण करते समय इस प्राथमिक जो आपका परिपथ है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं तो अपना फिर क्या आएगा? इसे प्रवणता में परिवर्तन आएगा। तो नीचे लिख लो, ये बात लिख लो नीचे इसके। देखो विभवमापी का मानकीकरण करते समय, विभवमापी का मानकीकरण करते समय प्राथमिक परिपथ में कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मानकीकरण करते समय
कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए, कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये तो क्या हो गया, इस प्रकार से हम क्या कर लेते हैं, इस विभवमापी का मानकीकरण कर लेते हैं, यानी आप विभव प्रवणता का मान यथार्थ रूप से क्या कर लेते हो, प्राप्त कर लेते हो। ठीक है, अब इस विभवमापी नीचे स्टार लगा के लिखो विभवमापी की सुग्राह्यता। तो सुग्राह्यता क्या होती है इसकी, स्टार लगा के लिख लो विभवमापी की सुग्राह्यता। विभव मापी की सुग्राह्यता, विभवमापी की सुग्राह्यता। तो विभवमापी की सुग्राह्यता से मतलब होता है कि विभवमापी द्वारा आप किसी भी सेल का न्यूनतम विद्युत वाहक बल या विभवांतर, किसी भी सेल का न्यूनतम विद्युत वाहक बल और या फिर आप बोल सकते हो विभवांतर का यथार्थता से मापन करने की जो क्षमता होती है, न्यूनतम विद्युत वाहक बल को यथार्थता से मापन करने की जो क्षमता होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, विभवमापी की सुग्राह्यता बोलते हैं। ठीक है, यदि आपका देखो x इक्वल टू क्या आया, प्रवणता अपनी ई नोट अपॉन एल नोट। ठीक है, यदि आपकी प्रवणता का मान क्या होगा, अधिक होगा, तो विभवमापी की सुग्राह्यता क्या होगी, कम। इस प्रवणता का मान आपके पास क्या आता है, अधिक आता है, तो विभवमापी की सुग्राह्यता में क्या आएगी, कमी आएगी। और यदि इस प्रवणता का मान क्या आता है, कम, ठीक है, तो इसमें आपकी सुग्राह्यता क्या आएगी, ज्यादा आएगी। समझ गए, तो सुग्राह्यता में लिख लो आप विभवमापी की सुग्राह्यता। देखो विभवमापी द्वारा किसी सेल का न्यूनतम विद्युत वाहक बल, विभवमापी द्वारा किसी सेल का न्यूनतम विद्युत वाहक बल या विभवांतर, न्यूनतम विद्युत वाहक बल या विभवांतर के मान का यथार्थता से मापन करने की यथार्थता से मापन करने की क्षमता को विभवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं। विभवमापी की सुग्राह्यता कहते हैं। यह एकांक लंबाई पर विभवपतन, यह एकांक लंबाई पर विभवपतन, यह एकांक लंबाई पर विभवपतन अर्थात विभव प्रवणता, एकांक लंबाई पर विभवपतन किसके बराबर है, विभव प्रवणता, तो अर्थात विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। यह एकांक लंबाई पर विभवपतन या विभव प्रवणता पर निर्भर करती है। तो जो विभवमापी की सुग्राह्यता है वो किस पर निर्भर कर रही है, विभव प्रवणता पर निर्भर कर रही है। ठीक है, तो नीचे लिखो ये बात, नीचे लाइन चेंज करके लिखो, यदि विभव प्रवणता अधिक होती है, यदि विभव प्रवणता अधिक होती है तो
सुग्राहिता कम, सुग्राहिता कम व विभव प्रवणता कम होती है, विभव प्रवणता कम होती है तो सुग्राहिता अधिक, विभव प्रवणता कम होती है तो सुग्राहिता अधिक होती है, सुग्राहिता अधिक होती है। इसका मान कम होने पर सुग्राहिता बढ़ेगी और इसका मान बढ़ने पर सुग्राहिता आपकी क्या होगी, घटेगी। ठीक है, तो अब नीचे एक और पॉइंट डालो स्टार लगा के, विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के कारक क्या क्या कारक हैं जिससे विभवमापी की क्या बढ़ सकती है, सुग्राहिता बढ़ सकती है। तो विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के कारक, तो नीचे लिख लो स्टार लगा के, विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के कारक क्या क्या कारक हैं जिससे इस विभवमापी की सुग्राहिता क्या हो सकती है, बढ़ सकती है। ठीक है, तो नीचे स्टार लगा के पॉइंट डालो, विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के कारक क्या क्या कारक है। अब देखो विभवमापी की सुग्राहिता को बढ़ाने के कारक, तो विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के लिए आपको ये जो तार की लंबाई है वो क्या लेनी चाहिए, ज्यादा, और तार की लंबाई ज्यादा होने के साथ आपकी समतुलन लंबाई भी क्या आनी चाहिए, ज्यादा आनी चाहिए। इससे इस विभवमापी की क्या होगी, सुग्राहिता बढ़ेगी। तभी तो हम विभवमापी के तार की लंबाई क्या 10 मीटर लेते हैं कि नहीं लेते हैं। और जैसे मीटर सेतु की तो 1 मीटर ही लेते हो, लेकिन इसकी क्या लेते हो, 10 मीटर लेते हो, जो श्रेणी क्रम में लगे हुए होते हैं 1-1 मीटर के 10 वायर। ठीक है, क्यों लेते हैं, उससे क्या होती है, इस विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ती है। समझ गए। तो और उसकी संतुलन लंबाई भी क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। दूसरी बात, इसकी सुग्राहिता बढ़ाने के लिए जो आपका प्राथमिक परिपथ होता है, इसमें विद्युत धारा का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। समझ गए। और तीसरी बात आप या क्या बोल सकते हो, सुग्राहिता में वृद्धि करने के लिए प्राथमिक परिपथ में धारा के मान में बिना परिवर्तन किए, प्राथमिक परिपथ के धारा के मान में बिना परिवर्तन किए संतुलन लंबाई को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। संतुलन लंबाई को बढ़ाया जाता है। इसी कारण अपने इस विभवमापी का जो तार है उसकी लंबाई को क्या लिया जाता है, अधिक ली जाती है। ठीक है। तो विभवमापी की सुग्राहिता बढ़ाने के जो कारक हैं वो लिखो। नंबर 1, पहला कारक लिखो सुग्राहिता में वृद्धि करने के लिए, सुग्राहिता में वृद्धि करने के लिए, सुग्राहिता में वृद्धि करने के लिए विभवमापी तार की लंबाई, विभवमापी तार की लंबाई व संतुलन लंबाई, विभवमापी तार की लंबाई व संतुलन लंबाई अधिक होनी चाहिए। विभवमापी तार की लंबाई व संतुलन लंबाई अधिक होनी चाहिए। एक तो कारक यह है। ठीक है। दूसरा लिखो, नंबर 2 लिखो, अधिक सुग्राहिता के लिए लिखो, अधिक सुग्राहिता के लिए प्राथमिक परिपथ में, अधिक सुग्राहिता के लिए प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान कम होना चाहिए। अधिक सुग्राहिता के लिए
प्राथमिक परिपथ में विद्युत धारा का मान कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। सुग्राह्यता में वृद्धि के लिए प्राथमिक परिपथ में धारा के मान में बिना परिवर्तन किए संतुलन लंबाई को बढ़ाना उपयुक्त होता है। संतुलन लंबाई को बढ़ाना उपयुक्त होता है। इसी कारण विभवमापी तार की लंबाई अधिक ली जाती है। इसी कारण विभवमापी तार की लंबाई अधिक ली जाती है। तो इस प्रकार से ये अपनी विभवमापी का मानकीकरण क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक रहेगा वो है विभवमापी के अनुप्रयोग। ठीक है, तो इसके 3-4 अनुप्रयोग हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद अपना क्या हो जाएगा, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अनुप्रयोग पढ़ते हैं, इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक डालो आप, विभवमापी के अनुप्रयोग। टॉपिक डालो विभवमापी के अनुप्रयोग। अब इसमें पहला अनुप्रयोग, विभवमापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो लिखो पहला अनुप्रयोग इसका, अनुप्रयोग नंबर 1, विभवमापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। अपना पहला अनुप्रयोग क्या रहेगा, विभवमापी के द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना। तो इसमें टॉपिक आपने डाल लिया होगा, तो सबसे पहले आप डायग्राम बना लो। एक्स वाई और जेड।
ये दारामापी से विसर्पी जोक की, और ये वाली जो लंबाई है वो आपकी L1। ये अपना एक आपने ले लिया लेक लांसी सेल, और ये आपका है डेनियल सेल। दो प्राथमिक सेल ले लिया आपने। इस प्रकार से डायग्राम बनाओ आप पहले जल्दी से। यह आपकी द्विमार्गी कुंजी है, द्विमार्गी कुंजी। ये अपनी विसर्पी जोकी है, विसर्पी जोकी। यह आपकी दारामापी है, दारामापी। ये संचायक सेल है ही अपना ई कुंजी के, ये आपका दारा नियंत्रक है ही। चलो जल्दी से डायग्राम बना लो आप। तो बना लिया डायग्राम सबने, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी बनावट देखते हैं। तो विभवमापी के द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको अनुपात ज्ञात करना है E1/E2, E1/E2। इसका दोनों का विद्युत वाहक बलों का क्या करना है आपको अनुपात ज्ञात। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए आप प्राथमिक परिपथ में एक संचायक सेल E, कुंजी K और धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में क्या करते हो, संयोजित करते हो।
तथा जिन सेलों का आपको विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करना है उन सेलों के धन सिरे विभवमापी के धन सिरे से और ऋण सिरे द्विमार्गी कुंजी के अक्ष और जेड सिरे से, ठीक है। और द्विमार्गी कुंजी के वाई सिरे से धारामापी को और धारामापी को किससे विसर्पी जोकी से क्या करते हैं, संयोजित करते हैं। इस प्रकार का इसका क्या होना चाहिए, संयोजन होना चाहिए। तो लिख लो इसकी बनावट में लिख लो आप, देखो विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात, विभवमापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करने के लिए प्राथमिक परिपथ में एक संचायक सेल E, प्राथमिक परिपथ में एक संचायक सेल E, कुंजी के तथा धारा नियंत्रक RH श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं, तथा जिन सेलों का विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करना है उनके धन सिरे विभवमापी के धन सिरे से संयोजित करते हैं तथा ऋण सिरे द्विमार्गी कुंजी के अक्ष जेड सिरे से संयोजित करते हैं, अक्ष जेड सिरे से संयोजित करते हैं, तथा द्विमार्गी कुंजी के मध्य सिरे वाई को धारामापी से व धारामापी को विसर्पी जोकी से संयोजित करते हैं, विसर्पी जोकी से संयोजित करते। तो इस प्रकार की इसकी क्या होगी, बनावट होगी। अब इसकी कार्य प्रणाली, नीचे कार्य प्रणाली, तो कार्य प्रणाली में अब परिपथ संयोजित होने के पश्चात आप क्या करते हो, इसे कुंजी के को लगाते हो।
ठीक है। कुंजी के को लगाने पर क्या होगी, इसमें धारा प्रवाहित होगी और विभवमापी तार में विभव पतन उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, विभव पतन होगा, फिर आप यहां द्विमार्गी कुंजी के अक्ष वाई सिरे के मध्य क्या करोगे, डाट लगाओगे। यहां पर एक कुंजी लगा दोगे अक्ष वाई सिरे के मध्य, डाट लगाकर आप इसे धारामापी में क्या संतुलन लंबाई प्राप्त कर लेते हो, जो कि आपको L1 दूरी पर प्राप्त होती है। तो इस दूरी के लिए जो विभव पतन होता है वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो इसका मतलब है आपका E1 इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L1। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अक्ष L1। यह आपका समीकरण 1, समझ गए। तो लिखो आप, इसमें लिखो भाई जल्दी लिखो। जब कुंजी के को लगाया जाता है, जब कुंजी के को लगाया जाता है जब कुंजी के को लगाया जाता है तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब द्विमार्गी कुंजी के अक्षवाई सिरों के मध्य डाट लगाकर, डाट या डॉट लिख दो, डॉट लगाकर विसर्पी जोकी को, डाट लगाकर विसर्पी जोकी को ए व सी बिंदुओं पर, ए व सी बिंदुओं पर रखकर, ए व सी बिंदुओं पर रखकर विपरीत विक्षेप ज्ञात करते हैं। ए व सी बिंदुओं पर रखकर विपरीत विक्षेप ज्ञात करते हैं। विपरीत विक्षेप ज्ञात करते हैं तथा E1 सेल के लिए, शून्य विक्षेप की स्थिति, तथा E1 सेल के लिए शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं यदि यह बिंदु A से, L1 लंबाई पर प्राप्त हो, तो यदि यह L1 लंबाई यदि यह बिंदु A से L1 लंबाई पर प्राप्त हो, तो इस लंबाई पर विभव पतन सेल के विद्युत वाहक बल, इस लंबाई पर विभव पतन सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा,
अर्थात E1 इज प्रोपोर्शनल L1 हो जाएगा और E1 इक्वल टू अक्स L1। तो यह समीकरण 1 तक कर लो जल्दी, समीकरण 1 तक जल्दी लिखो। तो समीकरण 1 हो गया। अब क्या करोगे आप, अभी इस अक्स वाई सिरे से ये डाट उठाकर आप कहाँ वाई जेड सिरे के मध्य क्या लगाते हो, डाट लगाते हो और अपने सेल E2 के लिए क्या करते हो, संतुलन लंबाई प्राप्त करते हो। और यह लंबाई बिंदु A से L2 दूरी पर, कितनी दूरी पर, बिंदु A से मान लो ये दूरी L2 है और यहां पर बिंदु आपका आ गया B डैश, ठीक है। तो बिंदु A से L2 दूरी पर प्राप्त होती है। तो इस लंबाई के लिए या इस लंबाई पर जो आपका विभव पतन होगा वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अर्थात आपका E2 इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, L2 और E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, अक्स L2। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। समझ गए? तो लिखो जल्दी, समीकरण 1 के नीचे लिखो, आप लिखो अब अक्स वाई सिरे के मध्य, अक्स वाई सिरे के मध्य डाट हटाकर, अक्स वाई सिरे के मध्य डाट हटाकर वाई जेड सिरों के मध्य, वाई जेड सिरों के मध्य लगाते हैं, वाई जेड सिरों के मध्य लगाते हैं तथा E2 सेल के लिए, नीचे वाला सेल है E2, तो E2 सेल के लिए संतुलन लंबाई, E2 सेल के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं। E2 सेल के लिए संतुलन लंबाई ज्ञात करते हैं यदि यह बिंदु A से L2 लंबाई पर, बिंदु A से L2 लंबाई पर प्राप्त हो तो, L2 लंबाई पर प्राप्त हो तो इस लंबाई पर विभव पतन, इस लंबाई पर विभव पतन सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। इस लंबाई पर विभव पतन सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अर्थात E2 इज प्रोपोर्शनल L2। प्रोपोर्शनल साइन को आप उठाओगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, E2 इक्वल टू अक्स L2, और ये आपका समीकरण 2 आ जाएगा। तो समीकरण 2 तक करो, समीकरण 2 तक लिखो जल्दी। तो लिख लिया समीकरण 2। अब क्या करना है आपको, इस समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है। समझ गए? यानी इधर ले लो आप, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई समीकरण 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देना है आपको। तो यहां से E1 अपॉन E2 इक्वल टू अक्स L1 अपॉन अक्स L2, ठीक है। तो अक्स से अक्स आपका कैंसिल हो जाएगा और ये आपका E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, L1 अपॉन L2। तो ये आपके पास क्या आ गया, 2 प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात आ गया। और ये आपको क्या करनी है, ज्ञात करना है। और यहां पर L1 और L2 क्या है, संतुलन लंबाइयां है। तो नीचे लिख लेना, यहां L1 व
L2 संतुलन लंबाई है। तो ये अनुपात ही आपको ज्ञात करना था, ठीक है, तो वो आपने ज्ञात कर लिया। तो ये आपका विभवमापी के द्वारा प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना होगी। ठीक है, यहां तक कर लो, ये अपना कंप्लीट हो गया, जल्दी कर लो। तो इस प्रकार से ये अपने विभवमापी के अनुप्रयोग पढ़ रहे थे, उसमें पहला अनुप्रयोग अपना कंप्लीट हो गया, यानी विभवमापी के द्वारा प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात ज्ञात करना था या विद्युत वाहक बलों की तुलना करनी थी आपको, तो वो हमने कर ली। तो इस प्रकार से अपना टॉपिक कंप्लीट होता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो अपना अनुप्रयोग रहेगा, ठीक है, वो अपनी नेक्स्ट क्लास में होगा। अपनी नेक्स्ट क्लास आएगी, अपना पार्ट नंबर 5 चलेगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।